नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर भारी पड़ती सपा की, गोवा दौरे के दौरान राहुल गांधी की घोषणाओं की। जानेंगे आर्यन के घर पहुंचने पर कैसा रहा मन्नत का माहौल, कांग्रेस आलाकमान के किस फैसले ने बढ़ाया पंजाब कांग्रेस में तनाव। बात करेंगे देश की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की, टीकरी बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की और बुलेटिन के आखिर में बात मोहम्मद शमी को लेकर विराट कोहली के बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वेटिकन सिटी में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता। पहली बार पोप से मिले हैं मोदी। यूरोप के दौरे पर है भारत के प्रधानमंत्री। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा, हर 3 में से 2 वोट बीजेपी के खिलाफ, मजबूत गठबंधन बनाकर देश से किया जा सकता है बीजेपी को साफ। लालू यादव ने किया ऐलान, अब नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं करेंगे गठबंधन। बार बार पलटी मार जाते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उनका नाम रखा है पलटू राम। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, एफडीए के पैनल ने दिया अप्रूवल। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी सपा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, बल्कि मायावती की पार्टी में भी सेंधमारी की है। आज बीजेपी के 1 विधायक और बसपा के 6 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इस मौके पर अखिलेश ने यूपी से बीजेपी का सफाया करने की बात की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 1 विधायक राकेश राठौर सहित बीएसपी के 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। विधायक हाजी मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर सीट से निर्वाचित सुषमा पटेल, धौलाना के असलम चौधरी, सिधौली के हरगोविंद भार्गव और श्रावस्ती की भिगना सीट से असलम राइन ने साइकिल की सवारी कर ली है। मुज्तबा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिंद प्रयागराज से विधायक हैं। सुषमा पटेल को बीएसपी ने 2020 में निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही एक बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी सपा में शामिल हुए। बीते कुछ दिनों से इनके सपा में शामिल होने की खबरें तेजी से उठ रही थी। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा, भाजपा परिवार भागता परिवार बन जाएगा। बीजेपी ने जो भी वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। बीजेपी ने बुंदेलखंड से धोखा किया है, चलती हुई मंडियां बंद कर दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि और भी कई लोग हैं जो सपा में आना चाहते हैं। इससे साफ है कि और भी बीजेपी के कई विधायक हैं जो सपा में आ सकते हैं। आने वाले चुनावों से पहले अखिलेश बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए ही परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि मायावती का कहना है कि इन विधायकों को बसपा पहले ही निष्कासित कर चुकी है। पार्टी प्रवक्ता एमएच खान कहते हैं कि पार्टी को किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी का संगठन पहले से ही मजबूत है। ये सभी विधायक पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए इन्हें निष्कासित किया गया था। ऐसे में वो कहां जाते हैं ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन इनके साथ बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य दल में नहीं जा रहा है। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल यूपी की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। हाल तो ऐसा ही कुछ गोवा में भी नजर आ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में से गोवा भी एक राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही गोवा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कई अहम घोषणाएं की। तो क्या बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा विधानसभा के मद्देनजर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलने के लिए शनिवार को गोवा पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेलसाओ में मछुआरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे, हम इसे कोल हब नहीं बनने देंगे, हम सबके लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया और हमने किया भी। आप पंजाब कर्नाटक में भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाता है वो गारंटी है, वादा नहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। आज अंतर्राष्ट्रीय बैरल में ईंधन की कीमतें बहुत कम है, लेकिन फिर भी सरकार ईंधन की कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा रही है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन पर टैक्स लगा रहा है। ध्यान से देखें तो 4 से 5 कारोबारी को इससे फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि राहुल
राहुल गांधी की यात्रा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय गोवा दौरे के गुरुवार को शुरू होने के 2 दिन बाद हो रही है। 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में एक बैठक में भाग लिया। अब देखना होगा कि राहुल का ये दौरा कितना कामयाब साबित होता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी तरह तैयार हैं और चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक रही हैं। सत्ता पर आने के लिए जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन हार जीत का पता लगाने के लिए नतीजे का इंतजार करना होगा। वैसे इंतजार शाहरुख खान भी कर रहे थे अपने बेटे आर्यन की घर वापसी का, और आज उनकी वो मन्नत पूरी हो गई। पूरे 27 दिन बाद आज आर्यन खान जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। आर्यन खान जेल से रिहा हो गए हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में छापे के दौरान गिरफ्तार हुए आर्यन खान 27 दिन बाद मन्नत पहुंचे। घर में खुशी का माहौल है। जेल के बाहर शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आर्यन को लेने के लिए पहुंचे थे। आर्यन जेल से बाहर निकले और सीधे गाड़ी में बैठकर मन्नत पहुंचे। उनके जेल से बाहर निकलते ही फैंस के बीच खुशी देखी गई। मन्नत पर भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि आर्यन की जमानत जूही चावला ने ली है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो आर्यन को बचपन से जानती हैं। आर्यन का विस्तृत बेल ऑर्डर करीब 5 पेज का है, जिसके मुताबिक आर्यन खान सहित अरबाज और मुनमुन धमेचा को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। आरोपी इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। किसी साथी आरोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। गवाहों को प्रभावित और सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट में पेंडिंग इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। तीनों कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। इन सभी शर्तों को मानना सभी के लिए जरूरी होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को ही आर्यन को जमानत मिल गई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उन्हें जेल से बाहर आने में देरी हुई। शुक्रवार को भी पूरे दिन आर्यन खान के घर लौटने का इंतजार होता रहा, लेकिन कल आर्यन जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। आर्यन खान आज अपने घर पहुंचे, जिसके बाद मन्नत में खुशी की लहर दौड़ गई। और हो भी क्यों ना, इतने दिन बाद तनाव कुछ कम जो हुआ है और शाहरुख की मुश्किलें कम हुई हैं, लेकिन इतना समय हो जाने के बाद भी पंजाब कांग्रेस में चल रहा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब आलाकमान के एक फैसले ने इस तनाव को और हवा दे दी है। तो क्या फैसला लिया आलाकमान ने, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब चुनाव में कांग्रेस के सामने इस वक्त अपने ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। जहां एक तरफ कैप्टन ने हाथ छोड़ कांग्रेस को हिलाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं सिद्धू भी बार बार अपने गुस्से में पार्टी को नुकसान पहुंचाते नजर आते हैं। लेकिन अब चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धू को किनारे कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी है। इसमें चन्नी का उनकी कैबिनेट के मंत्री और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता भी सहयोग करेंगे। इस फैसले के साथ ही चन्नी ने कांग्रेस विधायकों से उनके हलकों की स्थिति जानने के लिए 1-to-1 बैठकें करने का फैसला लिया है। दरअसल हाईकमान ने चन्नी को गुरुवार को दिल्ली बुलाया था और उनसे सूबे के ताजा हालातों पर चर्चा की थी। इस मीटिंग के बाद शुक्रवार को उन्हें फिर से दिल्ली तलब किया गया। उनके साथ पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी भी दिल्ली गए हैं। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को मिले फीडबैक में ये बताया गया है कि नवजोत सिद्धू प्रदेश प्रधान का पद संभालने के बाद अब तक प्रदेश संगठन के गठन की चर्चा तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदेश प्रधान की इस कमजोरी की वजह से राज्य में कांग्रेस के जिला, ब्लॉक, ग्रामीण स्तर के नेता और कार्यकर्ता मायूस हैं और उनके विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कारगुजारी से आहत हैं। इस स्थिति को देखते हुए हाईकमान ने चन्नी को पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने का काम सौंपा है। आलाकमान ने अपने इस फैसले से एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। जहां एक तरफ सिद्धू को साइड किया गया है, तो वहीं कैप्टन को भी दबाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि चन्नी की चाणक्य नीति से क्या पंजाब में कांग्रेस फिर से पंजाब मार पाती है या नहीं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धू को किनारे कर दिया है और सारी जिम्मेदारी सीएम चन्नी के हाथों में सौंप दी गई है। ये फैसला पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। अब चन्नी आलाकमान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये तो नतीजे आने पर ही पता चलेगा। खैर, उसमें तो अभी वक्त है। फिलहाल बात करते हैं 29 सीटों पर विधानसभा और 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनावों की, जो आज संपन्न हुए हैं और इसके नतीजे 2 नवंबर को आ जाएंगे। तो कैसा रहा मतदान, देखेंगे रिपोर्ट। एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जहां दादरा व नगर हवेली,
हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान कराया गया। नागालैंड की भी एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन यहाँ निर्विरोध चुनाव होने के कारण मतदान की नौबत नहीं आई। आज हुए मतदान में मेघालय और मिजोरम विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा तो बिहार और महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मेघालय में सबसे ज्यादा 78.62%, मिजोरम में 78.49%, तेलंगाना में 76.26%, हरियाणा में 73.31%, कर्नाटक में 70.76% और पश्चिम बंगाल में 70.18% वोटिंग हुई। इसके अलावा असम में 69.75%, राजस्थान में 65.17%, हिमाचल में 62.87%, मध्य प्रदेश में 62.02%, आंध्र प्रदेश में 59.58% लोगों ने वोट डाले। बिहार और महाराष्ट्र में मतदान बेहद कम रहा। बिहार में 49.85% और महाराष्ट्र में 48.42% वोटिंग हुई है। अंतिम समय में कुछ बूथों पर लाइन लगे होने के कारण मतदान चल रहा था, जिस कारण से वोटिंग प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जिन 3 सीटों के लिए लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें दादरा व नगर हवेली में 66.99%, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर 59.02% और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट के लिए 52.96% वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि यदि ये दोनों सीटें जेडीयू हार जाती है तो बिहार में तेजस्वी यादव के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के ऐलानाबाद सीट पर भी निगाहें हैं, जहां आईएनएलडी नेता अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। किसान संगठनों ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है, क्योंकि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में किस सीट पर किस उम्मीदवार को जीत मिलेगी, इसका फैसला 2 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। देश में हुए उपचुनाव में जनता ने किसे पसंद किया और किसे नापसंद, ये तो ईवीएम में कैद हो गया है और 2 नवंबर को पता भी चल जाएगा। लेकिन किसानों की मांग कब सुनी जाएगी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। उल्टा सरकार अपनी मनमर्जी भी थोपने की कोशिश कर रही है, जिससे किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो बीती रात टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिला, जब किसानों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिससे साफ है कि आने वाले समय में सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बीते दिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगाए गए अवरोधकों को हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने की शुरुआत की तो वहां हालात बिगड़ने लगे। दरअसल शुक्रवार रात अचानक प्रशासन ने दिल्ली से हरियाणा की ओर आने वाली एक साइड की सड़क खोलने की कोशिश की, जिसके बाद किसान सड़कों पर उतर आए और आधी रात में ही किसानों ने आंदोलन के मंच से एकजुट होने का ऐलान कर दिया। किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया, टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ते खुलवाने संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, पर किसान एकजुट होकर तुरंत पहुंच गए। अभी हालात सामान्य हैं। किसानों ने रात में ही अपने मंच की दिनचर्या शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसानों ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पुलिस से 10 फीट का इमरजेंसी रास्ता खोलने की बात हुई थी, लेकिन पुलिस ने 40 फीट का रास्ता खोलने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों ने मोर्चा संभाला और पुलिस बैरिकेडिंग के सामने आकर बैठ गए। पुलिस ने जैसे ही आखिरी अवरोध हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया, किसान जेसीबी के आगे लेट गए। रात में भी किसानों ने मंच को संभाला और भाषण देना शुरू कर दिया। किसानों ने रात में ही यहां सभा शुरू कर दी। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वे अब बॉर्डर नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल किसानों के इस आंदोलन के चलते टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए थे। शुक्रवार शाम तक 6 लेयर की बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। अब किसानों के इस गुस्से को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार का किसानों की मांग न मानना और उन्हें नजरअंदाज करते हुए मनमानी करना सरकार को भारी पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोहम्मद शमी को लेकर विराट कोहली के बयान की। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत को अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार मिली थी। विश्व कप में भारत की पाकिस्तान से ये पहली हार थी, जिसे लेकर क्रिकेट फैंस का गुस्सा टीम इंडिया पर निकला भी, और इस गुस्से का शिकार बने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। कई लोगों ने तो उन्हें देश विरोधी तक करार देते हुए टीम से निकालने की मांग कर दी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शमी का बचाव करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण खिलाड़ी करार दिया है।
भारत का T20 विश्व कप में रविवार को न्यूजीलैंड से मुकाबला है और विराट ने साफ कर दिया है कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे। विराट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स क्या कह रहे हैं वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत की हार के बाद शमी को ट्रोल किया गया था, लेकिन विराट का भरोसा शमी पर कायम है। विराट ने कहा कि शमी को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है। सभी को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन मजहब को सामने लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे गिरी हुई हरकत है। धर्म बेहद निजी मामला है। हम एक अच्छे मकसद के साथ मैदान पर खेलते हैं, ना कि कुछ डरपोक लोगों की वजह से जो सोशल मीडिया पर हैं और उन्हें जरा भी हिम्मत नहीं है कि वो असल में सामने आए और उस शख्स से नजरें मिलाकर बात कर सके। मैंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव करने के बारे में नहीं सोचा। ये बेहद पाकीज़ा चीज है। हमारा भाईचारा और हमारी दोस्ती पर इसका असर नहीं होगा। ये चीजें हमारे अंदर घुसपैठ नहीं कर सकती। हम उन लोगों को इसका श्रेय देते हैं जो हमें समझते हैं। कोहली से पहले टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ियों ने भी शमी का खुलकर समर्थन किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्रोल करने वालों पर निशाना साधा था। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।